हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 26 नवंबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे 26 नवंबर के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ, और इसी के साथ साथ हर प्रश्न के नीचे 3 से 4 ललन टॉप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि कुछ महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन या जीके जीएस प्रश्न हो सकते हैं। तो यहाँ से हम जो है लगभग 50 से 55 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिर्फ 15 मिनट में। तो आप सभी हमारे साथ 15 मिनट तक बने रहेंगे। वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं अपने 26 नवंबर के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में 338 मिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ इतिहास में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने की उपलब्धि किसने हासिल करी है? तो एलन मस्क ने करी है। इनकी टोटल संपत्ति 338 मिलियन डॉलर बताई जा रही है। ठीक है, अगर इसकी पूरी व्याख्या देखें तो ब्लूमबर्ग इंडेक्स यह रिपोर्ट जारी करता है कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में पहला स्थान अगर पूछे किसका है तो एलन मस्क है। इनकी टोटल संपत्ति कितनी है? तो 338 बिलियन डॉलर है। ऐसा जो है अभी हाल फिलहाल में जो यूएसए के 47वें क्रम के राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप के बनने के बाद इनकी संपत्ति में काफ़ी उछाल देखी गई है। इनकी कंपनी कौन कौन सी हैं? तो एलन मस्क की कंपनी का नाम है टेस्ला कंपनी, और एक इनके पास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कंपनी जिसका नाम है XAI, और स्पेस अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इनके स्पेस एक्स, और इनके पास जो ट्विटर है इसका नाम जो है इन्होंने एक्स कर दिया है। तो इनके पास ये 4 महत्वपूर्ण कंपनियां हैं। तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? एलन मस्क बन गए हैं। और दूसरा स्थान किसका है? तो जेफ बेजोस का है। अगर बात करते हैं ललन टॉप प्रश्न में, परोपकार की श्रेणी में भारत में कौन शीर्ष पर है? तो शिव नादर जी हैं। ये कौन है? तो ये HCL के जनक हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कि जन्मदाता हैं HCL कंपनी के। हाल ही में केन्या सरकार ने किसके साथ अपनी डील कैंसिल करी है? तो आप सभी को पता है कि गौतम अडानी के खिलाफ USA में जो है वारंट जारी कर दिया गया था। तो इसके बाद जो है ये केन्या में जो डील करने गए थे इसको जो है कैंसिल कर दिया गया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, टाटा सन्स के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो टाटा सन्स के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं नोएल टाटा। अमेरिका के सरकारी दक्षता विभाग के प्रमुख किसको बनाया गया है? तो 2 व्यक्तियों को बनाया गया है, एक तो एलन मस्क को और दूसरा विवेक रामास्वामी जी को। सरकारी दक्षता विभाग की स्थापना क्यों करी गई है? क्योंकि जो भी सरकारी कामकाज के लिए पैसे खर्च होते थे उसमें जो है स्पष्टता लाने के लिए इस विभाग की स्थापना करी गई है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन हैं? तो पहले भारतीय संगीतकार कौन बन गए हैं जो जलवायु परिवर्तन के संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो शुभ बन गए हैं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो UNFCCC जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना करी जाती है 1994 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वॉन, जर्मनी में इसका मुख्यालय है। जो UNFCCC के जो भी देश इसमें शामिल हैं उन्हीं देशों की जो बैठक होती है, सदस्य देशों की जो बैठक होती है उसी को कॉप कहा जाता है। कॉप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो इस बार जो है COP 29 नंबर का इनके सदस्यों की बैठक कहाँ पे हुई है? तो बाकू अजरबैजान में हुई है। अगर पूछे कि अभी जो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो शुभ बनाए गए हैं। ये एक भारतीय संगीतकार हैं। तो भारतीय मूल के पहले व्यक्ति जो हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, उनका नाम है शुभ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो सोनू सूद जी बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? पंकज त्रिपाठी जी बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राजीव तारानाथ, इनका संबंध अगर पूछे किस क्षेत्र से है? तो ये सरोज वादक हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पंडित राम नारायण, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। ये किससे संबंधित थे? तो सारंगी वादक थे। यामिनी कृष्णमूर्ति जी का संबंध है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है। भजन सुपारी और पंडित शिव कुमार, इन दोनों का संबंध किस क्षेत्र से है? तो संतूर वादक हैं। सॉरी। तीसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में मीरकैट रेडियो दूरबीन द्वारा
एक द्वारा नई विशाल रेडियो आकाशगंगा खोजी गई है। यह रेडियो दूरबीन कहाँ स्थित है? तो एक दूरबीन है जिसका नाम है मीरकैट रेडियो दूरबीन। इसने जो अभी हाल ही में एक नई विशाल रेडियो आकाशगंगा की खोज करी है। इसका संबंध अगर पूछे ये कहाँ स्थापित है, तो यह दक्षिण अफ्रीका में स्थापित है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। मीरकैट रेडियो दूरबीन ये कहाँ पर स्थापित है? तो साउथ अफ्रीका में यह स्थापित है। अभी जो है मीरकैट रेडियो के द्वारा एक नई विशाल रेडियो आकाशगंगा की खोज करी गई है। इस नई विशाल रेडियो आकाशगंगा का नया नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है MGTC, इसका नाम रखा गया है। तो MGTC पूछा क्या है? यह एक आकाशगंगा है, एक विशाल आकाशगंगा है जिसकी खोज मीरकैट रेडियो दूरबीन के द्वारा करी गई है और यह कहाँ स्थापित है? तो साउथ अफ्रीका में स्थापित है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, T20 वर्ल्ड कप चाहे फीमेल हो या मेल हो, दोनों में अगर पूछे उप विजेता कौन बना है, तो दोनों में दक्षिण अफ्रीका उप विजेता बना है। दक्षिण अफ्रीका के अगर पूछे राष्ट्रपति कौन है, तो सिरिल रामाफोसा जी हैं। दक्षिण अफ्रीका की अगर पूछे मुद्रा क्या है, तो यहाँ की मुद्रा रैंड है। हाल ही में किस देश ने खाद्य संबंधी बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने घोषित किया है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो बेल्ट्स कहते हैं। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी है। चौथा प्रश्न हमारा है, हाल ही में हिंदू कृतज्ञता का त्यौहार नगु साबा गोरेंग कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह कहाँ मनाया जाता है? इंडोनेशिया में मनाया जाता है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो नगु साबा गोरेंग फेस्टिवल यह कहाँ मनाया जाता है? तो इंडोनेशिया में मनाया जाता है। इंडोनेशिया में प्रमुख द्वीप 4-5 है, अभी मैं इसको बता दूंगा। अगर पूछे किस द्वीप पर मनाया जाता है, तो बाली द्वीप पर यह फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो नागू साबा गोरेंग फेस्टिवल आयोजित करने का उद्देश्य है, यहाँ पे जो है देवी देवताओं का, जो हिंदू देवी देवताएं हैं, इनको जो है धन्यवाद दिया जाता है, क्योंकि इंडोनेशिया में भरपूर फसल की पैदावार होती है। तो हिंदू देवी देवताओं को धन्यवाद देने के लिए नगु साबा गोरेंग फेस्टिवल आयोजित किया जाता है बाली में। ठीक है। अगर पूछे विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है, तो इंडोनेशिया है। और वहीं पूछे सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है, तो वो भी इंडोनेशिया है। यहाँ पे लगभग 13,000 प्लस जो है द्वीप पाए जाते हैं। इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीप हैं जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और सुलावेसी। ये जो है 4-5 जो है इसके प्रमुख द्वीप हैं। इंडोनेशिया की राजधानी का क्या नाम है? तो इंडोनेशिया की राजधानी का नाम है जकार्ता। पूछे जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है, तो यह ये जावा द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, गरुड़ अभ्यास, समुद्र शक्ति अभ्यास, ये दोनों किसके बीच होते हैं? तो इंडोनेशिया और भारत के बीच में होता है यह अभ्यास। आसियान का मुख्यालय अगर पूछे कहाँ है, तो जकार्ता में आसियान का मुख्यालय है। आसियान की स्थापना कब करी गई थी? तो 1967 में किया गया था। वर्तमान में अगर पूछे आसियान में कुल कितने देश हैं, तो कुल 11 देश हैं। 11वां देश अगर पूछे कौन सा है, तो 11वां देश है तिमोर लिस्टे। आसियान के भी हाल ही में बैठक कहाँ हुई है, तो लाओस की राजधानी वियंतिने में इसकी बैठक हुई है। अगर पूछे कि हमारे देश के पहले जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था, उसके मुख्य अतिथि कौन बनाए गए थे, तो पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बनाए गए थे डॉक्टर सुकर्णो। ठीक है। तो पहले मुख्य अतिथि कौन बनाए गए थे? डॉक्टर सुकर्णो बनाए गए थे। ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन का एक सम्मेलन होता है जिसका नाम है वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया जाएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली, भारत मंडपम में। ठीक है। सहकारी गठबंधन अगर पूछे, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की स्थापना कब करी जाती है? 1895 में करी जाती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। और वहीं अगर पूछे कि इसकी जो है बैठक जो होती है जिसका नाम है वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024, अब की बार कहाँ हो रही है? तो भारत में हो रही है। कहाँ पर भारत में? तो नई दिल्ली, भारत मंडपम में हो रही है। इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है? इसकी थीम रखी गई है सहकारिता सभी के लिए समृद्धता का निर्माण करती है। इसकी थीम रखी गई है। ठीक है। तो वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 कहाँ पे होगा? तो यह भारत में होगा। इसमें जो है अगर पूछे भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी इसमें भाग लेने वाले हैं। ठीक है। और जो शेरिंग टोबैको हैं, जो भूटान के प्रधानमंत्री हैं, वो भी इसमें भाग लेंगे।
यूएन अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष अगर पूछे यूएन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है, तो 2025 को घोषित किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है तो इसको याद रखेंगे। वहीं नेक्स्ट पूछे कि यूएन के द्वारा 2023 को किस वर्ष घोषित किया गया था, किसका वर्ष, तो मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया गया था। और 2024 को कैमलेट्स यानी कि ऊँटों का वर्ष घोषित किया गया था। 2025 को क्या घोषित कर दिया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, अनुच्छेद 43B जो ये कैपिटल बी होता है, इसका मतलब संविधान में संशोधन करके यह नया अनुच्छेद जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है, तो यह सहकारी समिति से संबंधित है। इसे संविधान में 97वां संविधान संशोधन 2011 करके जो है इसको जोड़ा गया था। यूनेस्को की 46वें क्रम की जो बैठक हुई है विश्व धरोहर की, ये कहाँ पर हुई है, भारत में हुई है। और यही बैठक में भारत की जो है 43वीं विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, जिसका नाम है मोइदम। ठीक है, क्या नाम है, इसका नाम है मोइदम। मोइदम क्या है, एक कब्रगाह है और किस राज्य में है, असम में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक हाल ही में कहाँ पर आयोजित हुई है, या मुंबई में आयोजित हुई है। और जो 2028 में जो ओलंपिक होने हैं ये कहाँ पर होगा, तो ये 34वें क्रम का होगा, कहाँ पर, लॉस एंजल्स में आयोजित किया जाएगा। और यहीं पे नए खेल क्रिकेट को भी इसमें शामिल किया जाएगा। ग्लोबल फिनटेक समिट कहाँ पर आयोजित हुई है, तो यह मुंबई में आयोजित हुई है। छठा प्रश्न हमारा है, हाल ही में नैनोपोर अनुसंधान के लिए स्ट्रॉन्ग भाषा किसने विकसित किया है, तो स्ट्रॉन्ग भाषा किसके लिए विकसित किया गया है, नैनोपोर के लिए विकसित किया गया है। किसने विकसित किया है, तो IISc बेंगलुरु ने इसको विकसित किया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो स्ट्रॉन्ग क्या है, एक भाषा है। इसका विकास अगर पूछे किसने किया है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस बेंगलुरु ने इसका जो है विकास किया है। और पूछे इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है नैनोपोर अनुसंधान के लिए इसके माध्यम से खोज करी जाएगी, जिसमें नैनो का मतलब होता है वेरी स्मॉल। जैसे आप सभी ने देखा होगा नैनो कार कितनी छोटी है ना, तो जो नॉर्मली कार होते हैं उसकी अपेक्षा नैनो कार बड़ी छोटी होती है। ठीक है, तो उसी के लिए ऐसे नाम दिया गया है नैनोपोर। ठीक है, जिसमें नैनोपोर जो है क्या है, एक वेरी स्मॉल है, और पोर क्या है, तो इसमें एक पोर जो है होल है यानी छिद्र है। तो जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनकी खोज करने के लिए एक भाषा का विकास किया गया है जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग। और इसका उद्देश्य क्या है, तो नैनोपोर अनुसंधान के लिए इसकी जो है विकसित किया गया है, IISc बेंगलुरु के द्वारा किया गया है। और इसको जो है इस खोज को अगर पूछे लीड कौन करने वाले हैं, तो अनंत गोविंद राजन जी इसको लीड करने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत की नवीनतम शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो भारत की नवीनतम शास्त्रीय भाषाएं अभी 2024 में 5 नई भाषाओं को जोड़ा गया था। किस श्रेणी में, तो शास्त्रीय भाषाओं में जोड़ा गया था। पहले हमारे पास 6 शास्त्रीय भाषाएं थी, लेकिन 2024 में 5 नई जोड़ दी गई हैं। तो वर्तमान में पूछे अगर हमारे देश में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। जो 5 अभी 2024 में जोड़ी गई हैं इसको देख लेते हैं, असमिया, मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत। ठीक है। 21वां संविधान संशोधन करके अगर पूछे किस भाषा को संविधान में जोड़ा गया था, तो मूल संविधान में हमारे कितनी भाषाएं थी, तो कुल टोटल 14 भाषाएं थी। ठीक है, लेकिन 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा हमारे संविधान में एक भाषा जोड़ी जाती है जिसका नाम है सिंधी। तो सिंधी भाषा जोड़ देने के बाद हमारे संविधान में कुल कितनी भाषाएँ हो जाती हैं, 15 भाषा हो जाती है। लेकिन फिर 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1992 में 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है, जिसे नमक से याद कर सकते हैं, ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी। ये तीनों जोड़ देने के कारण हमारे संविधान में कुल 18 भाषा हो जाती हैं। फिर 92वां संविधान संशोधन होता है 2003 में। इसके माध्यम से 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है जिसे कहते हैं BDMS। इसको आप ट्रिक से याद रखेंगे, ये भी याद हो जाएगा, BDMS। ठीक है, BDMS इसे याद रखेंगे। B फॉर बोडो, D फॉर डोंगरी, M फॉर मैथिली, S फॉर संथाली। जैसे कोई डॉक्टर होते हैं तो वो MBBS की डिग्री लेते हैं, वैसे आप याद रख लेंगे BDMS। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है हमारे संविधान में टोटल वर्तमान में अगर पूछे कितनी भाषाएं हैं, तो टोटल 22 भाषाएं हमारे संविधान में है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, हाल ही में संविधान दिवस के 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है, तो हाल ही में संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है या मनाई जाएगी, तो यह 26 नवंबर को मनाई जाएगी, यानी कि आज के डेट में मनाई जा रही है।
संविधान दिवस की जो है 75वीं वर्षगांठ पूरा हो गया है। और जो है संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, अगर पूछे संविधान को लिखा किसने था, तो संविधान को हाथों के द्वारा लिखा गया था, प्रेम बिहारी जी ने इसको लिखा था। ठीक है, किसने, तो प्रेम बिहारी जी ने इसको लिखा था। और कब लिखकर यह तैयार हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 को यह तैयार हो गया था। लेकिन अगर पूछे कि हमारे देश में यह लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को यह हमारे देश में लागू हो गया था। इस बार जो है इसकी टैगलाइन क्या रखी गई है, तो 2024 में संविधान दिवस की टैगलाइन रखी गई है, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, इसकी थीम रखी गई है। अगर पूछे कि संविधान दिवस मनाने की शुरुआत कब से करी गई है, तो 2015 से संविधान दिवस मनाने की शुरुआत करी गई है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। कब, तो 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर को ही डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी की जयंती होती है, तो इन्हीं की याद में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। अगर पूछे श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो श्वेत क्रांति के जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जून को मनाया जाता है। नागरिकता संबंधी अनुच्छेद कब लागू हुए थे, तो नागरिकता संबंधी अगर पूछे कि उल्लेख किस भाग में किया गया है, तो भाग 2 में किया गया है। अनुच्छेद किस में है, तो 5 से लेकर 11 तक के जो अनुच्छेद है इसमें नागरिकता संबंधी उल्लेख किया गया है। लेकिन पूछे लागू कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। राष्ट्रीय विधिक सहायता प्राधिकरण की स्थापना कब करी गई थी, तो 1987 में करी गई थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 8वां, हाल ही में यूनिसेफ ने भारत के 5 आकांक्षी जिलों में जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो किसके साथ समझौता किया गया है, इंडसइंड बैंक के द्वारा समझौता किया गया है। किसने किया है, तो यूनिसेफ ने किया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो यूनिसेफ इसने अभी हाल ही में इंडसइंड बैंक के साथ जो है समझौता किया है। किसके लिए किया है, तो आकांक्षी जिलों के लिए समझौता किया है, जहां पर जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन विकसित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जलवायु को ध्यान में रखकर इन 5 नए जिलों को जो है विकसित किया जाएगा। आकांक्षी जिलों का मतलब क्या होता है, ऐसे जिले जो विकास करना चाहते हैं लेकिन उनके पास संसाधन की कमी है, पैसों की कमी है, इसलिए उन्हें आकांक्षी जिला कहा जाता है। तो ऐसे 5 जिलों को जो है यूनिसेफ और इंडसइंड बैंक मिलकर जो है इसको जलवायु के प्रति लचीलापन के माध्यम से इसको जो है विकसित करने वाले हैं। ठीक है, ये 5 जिले कौन कौन से हैं, धारावी महाराष्ट्र का है, बेगूसराय बिहार का है, बारा राजस्थान का है और विरुधुनगर ये तमिलनाडु का है और बहराइच उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, तो ये 5 जिलों के नाम आप सभी को याद रखने हैं जो आकांक्षी जिले कहलाते हैं। और यहीं पर जो है यूनिसेफ और इंडसइंड बैंक के माध्यम से यहाँ पे जलवायु परिवर्तन के हिसाब से यहाँ पे लचीलेपन के माध्यम से इसको विकसित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं COP16 अगर पूछे किसके लिए इसकी बैठक करी जाती है, तो जैव विविधता से यह संबंधित होता है। इसकी बैठक इस बार कहाँ पर करी जा रही है, कोलंबिया में करी जा रही है। यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई हैं, तो करीना कपूर बनाई गई हैं। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो यह हुआ था 1997 में। क्योटो स्थान अगर पूछे कहाँ है, तो जापान में है। और यहीं पर जो है 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। और क्योटो प्रोटोकॉल अगर पूछे किससे संबंधित है, तो ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन से संबंधित है। अगर पूछे कि क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी कब हुआ था, तो यह प्रभावी हुआ था 2005 से प्रभावी हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हाल ही में भारतीय सेना ने चिनार बोट रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया है, तो चिनार बोट रेस का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो चिनार बोट रेस इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया है। और पूछे श्रीनगर के किस झील में किया गया है, तो डल झील में इसका आयोजन किया गया है। चिनार बोट रेस इसका नाम कैसे पड़ा है, तो जम्मू कश्मीर में चिनार के पेड़ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो इन्हीं पेड़ों के नाम पर ही चिनार बोट रेस नाम दिया गया है। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, श्रीनगर के डल झील में इसका आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन कौन करने वाला है, तो चिनार बोट रेस का आयोजन आर्मी के द्वारा किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। जो ये डल झील है, इसको जो है क्या कहा जाता है, इसको कश्मीर का मुकुट कहा जाता है। ठीक है,
कश्मीर का मुकुट डल झील को कहा जाता है। और वहीं पूछे श्रीनगर का गहना किसे कहा जाता है, तो इसे डल झील को कहा जाता है। ठीक है। वुलर झील अगर पूछे कहाँ है, तो यह भारत की सबसे मीठे पानी की झील है और यह किस राज्य में है, यह किस यूटी में है, तो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं, तो रऊफ, कूद, हिकात। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि जम्मू कश्मीर के प्रमुख महोत्सव कौन कौन से हैं, तो कंचौथ, हेराथ, सिंथन स्नो महोत्सव, ट्यूलिप महोत्सव, खीर भवानी महोत्सव। नेक्स्ट बात करते हैं जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, तो दचिग्राम राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है इसका राष्ट्रीय उद्यान है और इस राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी संख्या में हंगुल पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में कहाँ उल्लेख किया गया है, तो रजत तरंगड़ी में किया गया है। इसके लेखक अगर पूछे कौन है, तो इसके लेखक हैं कल्हड़। आज का आखिरी प्रश्न हमारा है, हाल ही में वर्ष 2024 के डेविस कप का खिताब किसने जीता है, तो डेविस कप का खिताब किसने जीता है, इसका सही जवाब हो जाएगा इटली ने जीता है। ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो डेविस कप, इसकी शुरुआत अगर पूछे कब करी जाती है, तो इसकी शुरुआत करी जाती है 1900 में। ठीक है। अगर पूछे 2024 में इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन किया गया था स्पेन में। डेविस कप अगर पूछे किस खेल से संबंधित है, तो यह टेनिस का कप है। ठीक है। इस बार इसमें 8 टीमों ने भाग लिया था। फाइनल मैच जो है इटली और नीदरलैंड के बीच में खेला गया था, जिसमें विजेता इटली बन जाता है और उप विजेता कौन बन जाता है, नीदरलैंड बन जाता है। इटली के महान खिलाड़ी का क्या नाम है, तो इटली के जो टेनिस खिलाड़ी हैं इनका नाम है जेनिक सिनर। इनका जो है विश्व में पहला स्थान है। ठीक है। अगर पूछे टेनिस में विश्व में पहला स्थान किसका है, जेनिक सिनर का है और ये कहाँ के हैं, ये इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इस बार डेविस कप किसने जीता है, इटली ने जीत लिया। किसको हराकर, तो नीदरलैंड को हराकर जीता है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर दें, कोपा अमेरिका कप यह किस खेल से संबंधित है, तो यह फुटबॉल से संबंधित है। इस बार जो है फाइनल मैच किसके बीच हुआ था, अर्जेंटीना और कोलंबिया के बीच में हुआ था। फाइनल मैच अगर पूछे किसने जीता है, तो अर्जेंटीना ने जीत लिया है और इसमें उप विजेता कौन बना है, कोलंबिया बना है। यूरो कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। फाइनल मैच स्पेन और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था, जिसमें स्पेन जो है विजयी बन जाता है और इंग्लैंड और इसका उप विजेता बन जाता है। फीफा विश्व कप का आयोजन 2022 में कहाँ किया गया था, कतर के दोहा शहर में किया गया था। कतर के दोहा शहर में किया गया था। फाइनल मैच अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में खेला गया था, जिसमें अर्जेंटीना विजयी बन जाता है, फ्रांस इसका उप विजेता बन जाता है। अगर वही पूछे कि फीफा कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन उत्तरी अमेरिका में किया जाएगा, जिसमें 3 देश आते हैं, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। ठीक है। तो 2026 का फीफा विश्व कप में आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो 3 देशों में किया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं बिली जीन किंग कप, बिली जीन किंग कप 2024, यह पूछे अगर कि खेल किस खेल से संबंधित है, तो यह टेनिस का कप है। फाइनल मैच खेला गया था इटली और स्लोवाकिया के बीच में। ठीक है। स्लोवाकिया इसमें जो है उप विजेता बन जाता है और विजेता कौन बन जाता है, इटली बन जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कुमार गौरव सर के सभी प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ कितने मिनट में, 20 से 22 मिनट में याद कर लिया है, मतलब पढ़ा दिया है आप सभी को। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं। अपने माता पिता की सेवा करते रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।